स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हायर क्लासेस में, तो हमें उस डेफिनेशन का प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए। असल में आज हमने सीखना है कि उसके एक एक की पॉइंट को डिस्कस करना है कि डेमोक्रेसी है क्या, किस तरह से कुछ कंट्रीज प्रिटेंड करती हैं वर्ल्ड में कि भाई हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन असल में वो कर नहीं रहे होते। दे एक्चुअली प्रिटेंड कर रहे होते हैं हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। और किस तरह से हमने डिस्टिंग्विश करना है कि क्या सारी कंट्रीज जहां पे इलेक्शंस होते हैं वहां पे डेमोक्रेसी है, ठीक है, वही चीज आज हम थॉरोली डिस्कस करेंगे इस पूरे डेफिनेशन के जरिए। पहले आप डेफिनेशन लिख लो। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people। तो क्या है हमारी डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो भी की वर्ड्स हैं उनको मैं अंडर सर्कल कर रहा हूं, in which rulers are elected by the people। ठीक है, अगर हम देखें तो सिंपली क्या है भाई, जहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, जहां पे भी रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। लेकिन अगर इस दो लाइंस में हम देखें तो बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम देखते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी में भी वेरिएशंस हैं, डेमोक्रेसी में भी वेरिएशंस हैं। जैसे अगर हम यहां पे देखें, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक होती है पार्लियामेंट्री। ये दोनों डेमोक्रेसी में ही आती हैं। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, यहां पे पावरफुल कौन होता है, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री में कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट यहां पे क्या होगा, जैसे यहां पे क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट है, डेमोक्रेसी है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी भी है और जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन सी, यूएसए। यानी वहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट है। यानी कि वहां पे पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, हमने देखा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी में भी वेरिएशंस हैं। यूएस में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। लेकिन यूएस में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट। इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, पीएम में, प्राइम मिनिस्टर। यानी कि वहां पे प्रेसिडेंशियल है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री है। वहां पे प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी हमारी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ आ गया ये, पक्का। फिर अगर हम देखें, ये कहता है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड, यानी डेमोक्रेसी में क्या, इलेक्शंस के जरिए रूलर्स को हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैटर क्या करता है, जो इलेक्शंस हैं दे शुड बी कंडक्टेड फेयरली, यानी इलेक्शंस फेयरली कंडक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि 1999 में पाकिस्तान में एक मिलिट्री कूप हुआ, जिसमें परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया,
सिविल मिलिट्री कूप क्या होता है? जिसमें मिलिट्री रूल नाफिज किया जाता है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर किया जाता है। तो 1999 में पाकिस्तान में ऐसा हुआ जब परवेज मुशर्रफ ने ऐसा किया। उसके बाद उसने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए दुनिया को दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन असल में जो वो इलेक्शन हुआ, वो रेफरेंडम हुआ, वो टोटली फ्रॉड था। ठीक है, वो जो इलेक्शन हुआ, क्योंकि वो फेयरली कंडक्ट हुआ ही नहीं। तो अगर इलेक्शन ही फेयरली कंडक्ट नहीं हुआ तो क्या हम उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो कहने का क्या मतलब है? सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि हाँ भाई ऐसा डेमोक्रेसी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, लेकिन वो इलेक्शन भी तो फेयरली कंडक्ट होना चाहिए। अब चाइना की एग्जांपल लेते हैं। चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन चाइना में भी तो वन पार्टी सिस्टम है। चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है। तो लोगों के पास तो कोई चॉइस ही नहीं, चाह के ना चाह के वोट तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ही करना है। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं। समझ लो बात। तो कहने का क्या मतलब है कि हर वो कंट्री जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है। समझो बात। तो हमने डेफिनेशन पढ़ के ये नहीं बैठ जाना हाँ भाई चाइना में हम देखेंगे इलेक्शंस हो रहे हैं, डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेसी है। नहीं। क्या वो इलेक्शंस फेयरली कंडक्ट किए गए? वो मैटर करता है। समझ आया मेरी बात? तीसरा जो की पॉइंट है वो है कौन इलेक्ट करता है? पीपल। लेकिन पीपल तो इलेक्ट करते हैं, कौन से पीपल? क्या हमारी कंट्री में सबके पास राइट टू वोट है? हम 17-18 सेंचुरी में चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज में भी वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सबको राइट मिलना चाहिए, राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए। ना सिर्फ के धर्म को देख के देना चाहिए, ना सिर्फ कि हम इकोनॉमी के बेसिस पे दें, किसी की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे दें, किसी के जेंडर के बेसिस पे दें। ऐसा नहीं होता है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें, इस समय अक्रॉस द वर्ल्ड जो इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इस समय, इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में अगर हम देखें जो राइट टू वोट है, किसी को धर्म के नाम पे नहीं मिला, किसी को कास्ट के नाम पे नहीं मिला, किसी को जेंडर के नाम पे नहीं मिला। अगर राइट टू वोट मिला तो किस बेसिस पे मिला? अगर इंडिया के सिटीजन हो। और इंडिया में अगर हम देखें तो अभी हर एक इंसान के पास राइट टू वोट है जो 18 ईयर्स से ऊपर है। और जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय यहां पे वोटिंग एज क्या थी? 21 ईयर्स थी। उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि 61st टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया तो वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई। 1989 में ये इंप्लीमेंट हुआ। तो कहने का क्या मतलब है कि हम डेमोक्रेसी की सिर्फ 2 लाइंस पढ़ के ये डिसाइड कर दें कि फलानी कंट्री डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इसमें इन की वर्ड्स को देखना है। हमने देखना है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ठीक है, डेमोक्रेसी में वेरिएशंस हैं, लेकिन इससे हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी कंट्री दुनिया में डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, परवेज मुशर्रफ ने करवाया, खुद को प्रेसिडेंट बनाया, दुनिया को प्रिटेंड करने के लिए कि मैं डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा हूं, नहीं है। चाइना अगर वन पार्टी सिस्टम में इलेक्शंस करवाते हैं तो नहीं है। तो मतलब डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो भी रूलर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं लोग, लेकिन जो इलेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी फेयरली कंडक्टेड। वो इलेक्शन क्या होना चाहिए? फेयरली कंडक्ट होना चाहिए, जिसमें हर एक सिटीजन के पास वो राइट टू वोट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जेंडर से हो, वो मैटर नहीं करता। उसके पास ये राइट हो कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सके। समझ आ गया? उसके बाद अगर हम देखें रूलर्स, डेमोक्रेसी में ये भी मैटर करता है कि आप इलेक्ट कर रहे हो एक रूलर को। अब ऐसा तो नहीं ना कि वो एक आप किंग को इलेक्ट कर रहे हो, वो मोनार्कियल सिस्टम हो गया, वो सारी पावर्स उसके हाथ में आ गई। नहीं, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या? एक मॉरल प्रिंसिपल क्या? डेमोक्रेसी का शेयरिंग ऑफ पावर्स। क्या? शेयरिंग ऑफ पावर्स। इंडिया में आप देख लो, हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। यानी किसी एक के पास भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी तो एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगा। समझ रहे हो? किसी एक के पास तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, और अगर एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है, ऊपर बैठा है जुडिशरी। क्या ये जो लॉ बनाया है इन्होंने, ये जो एक्ट बनाया है इन्होंने, ये किसी का फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं कर रहा।
किसी भी सिटीजन का। और ये हमारे बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे उस लॉ को उसी समय नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ दो लाइंस नहीं है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है अक्रॉस द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है जहां पे फेयरली इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे हर एक सिटीजन को के पास राइट टू वोट है, वहां पे डिवीजन ऑफ पावर्स है, दैट एक्चुअली डिफाइंस द डेमोक्रेसी। समझ आ गया? तो ये था डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जो मैंने आपको थॉरली समझाया है, किस तरह से हमने अक्रॉस द वर्ल्ड देखना है, डिफरेंशिएट करना है, कहां पे प्रॉपरली डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है, कहां पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें डेमोक्रेसी की टाइप्स, दो टाइप्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। यानी एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी हमने देखा अभी कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है, किस तरह से वो दो लाइनों में कितना बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है उसमें, किस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए, ठीक है, लोगों के पास कितनी चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है तो एक ही पार्टी है, वो डिक्टेटरशिप करे, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो किसी और को वोट देने का, वो भी तो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। और मान लो रूलर्स, कहीं पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, एक ही बंदे के पास सारी पावर्स है, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं है ऐसी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की भी हमारे पास दो टाइप्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है एक डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट क्या हो गया? जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। जैसे अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसी एग्जांपल, हालांकि ये आज के दौर में मुमकिन ही नहीं है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिस तरह से दुनिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है, अगर लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगी, फिर हमें कोई भी लॉ बनाने में, कोई भी एक्ट पास करने में, कोई भी बिल पास करने में सालों गुजर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हालांकि ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ये मोर ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब ये है कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज होगी वो लोगों को डायरेक्टली पता होगी। जाहिर सी बात है, जब लोग ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो लोगों को तो ज्यादा पता होगा ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ये प्रैक्टिस कहां की जाती थी? ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस में। ग्रीस कहां पे लोकेटेड है? यूरोप में। यूरोप में कहां पे? यूरोप के साउथ में लोकेटेड है, तो वहां पे ये प्रैक्टिस की जाती थी। लेकिन आज के दौर में, क्या आज के दौर में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? अगर हम देखें तो मौजूद तो है। हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगर इंडिया का हम देखें, पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा होता है जहां पे जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं गांव में, ठीक है, एलिजिबल वोटर्स मतलब जो 18 इयर्स या उससे ऊपर के लोग होंगे, वो किसके मेंबर होंगे? ग्राम सभा के। ऑटोमेटिकली वो उसके मेंबर बनेंगे और गांव में जब भी कोई डिसीजन मेकिंग का काम होगा उन सब की पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमें ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को प्रेजेंट टाइम में एक छोटी सी एग्जांपल देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम देखें इंडिया जैसी बड़ी कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, जोग्राफिकली देखें तो डाइवर्स, कल्चरली देखें तो डाइवर्स, लैंग्वेजेस के हिसाब से देखें तो डाइवर्स, रिलीजन के हिसाब से देखें तो डाइवर्स, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वहां पे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मुमकिन है ही नहीं, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या हो गया? जहां पे जो हमने अभी डिस्कस भी किया, डेमोक्रेसी क्या होता है, यानी जहां पे लोगों के पास राइट हो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से इलेक्ट कर सके और लोगों के बिहाफ पे वो गवर्न कर सके। हालांकि ये लेस ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, क्या 140 के 140 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज का पता है? नहीं पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो आज के दौर में मुमकिन नहीं है, डायरेक्टली लोगों का पार्टिसिपेशन मुमकिन नहीं है। तो डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कभी भी पूछ सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। थैंक यू।